इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं शीरा और एडन को जो कि डिनर कर रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर वेलिटा आ जाती है, जिसे देखकर शीरा हैरानी से पूछती है, वेलिटा तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वेलिटा शीरा को इग्नोर करते हुए एडन की ओर देखती है और उसे ग्रीट करती है। फिर वो शीरा की ओर देखती है और कहती है, शीरा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी जब तुम अचानक गायब हो गई थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था आप दोनों को एक साथ देखूंगी। आगे वो शीरा से सवाल करती है, आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? क्या ये वही आदमी है जिस पर तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया था? शीरा अपने मन में कहती है, लो फिर से ये चालू हो गई। और वे वेलिटा से कहती है, क्या तुमने रूमर के बारे में नहीं सुना? वेलिटा हैरानी से कहती है, क्या रूमर? शीरा उसे बताती है, एक ऐसी अफवाह जहां तुम और ड्यूक रिपल्टन एंगेज्ड हो चुकी हो। शीरा आगे मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त वेलिटा, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी लगती हूँ। मुझे डर है मेरे कारनामों के कारण तुम गुस्सा ना हो जाओ। तो क्या तुम बता सकती हो ये जो अफवाह फैला है ये सच है या फिर झूठ है? शीरा इतना कहकर वेलिटा को देख रही होती है और वे अपने मन में ही कह रही होती है, वेलिटा चाहे जो भी जवाब दे वो तो मेरे ही फेवर में रहेगा। आगे वो कहती है, अगर वो इस रूमर को डिनाई कर देगी तो फिर मेरे लिए तो और भी आसान हो जाएगा ड्यूक के साथ मेरा रिलेशनशिप आगे बढ़ाने में, लेकिन अगर वो इसे कंफर्म कर देगा तो फिर वेलिटा अपने आप को ही बहुत ही टाइट सिचुएशन में डाल देगी। मुझे अब ये देखना है ये किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करने वाली है। वेलिटा जो कि ये सब सुनकर बहुत ही गहरे सोच में चली जाती है और वे कुछ देर खामोश होकर सोचने लगती है कि वो उसे क्या उत्तर दे। वेलिटा एक भोली भाली उदास चेहरे बनाती है और वे कहती है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। शीरा ये सुनकर कहती है, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं मालूम? एडन इन दोनों को इस तरह झगड़ते हुए देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा होता है। इतने में वेलिटा कहती है, मैंने इसके बारे में मेरे पेरेंट्स से नहीं बात की है, ना ही वो इस बारे में मुझे कुछ बताए हैं, तो मुझे माफ करना, मैं इस बारे में कोई भी सफाई नहीं दे सकती। शीरा जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है और वे अपने आप से कहती है, ये लड़की बहुत ही चालाक है जैसे मैंने सोचा था। वेलिटा आगे से कहती है, लेकिन शीरा अगर ये रूमर सच भी हो तो मैं तुमसे खफा नहीं हूँ, तुम ड्यूक के साथ डांस कर सकती हो क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और ये तो केवल एक डांस ही था। वेलिटा आगे कहती है, मैंने भी तो आज मेरा पहला डांस मार्कस के साथ की है, तो इसमें फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। इतना कहकर वेलिटा वहाँ से जाने लगती है। इसी बीच शीरा कहती है, वेलिटा तुम मेरे सबसे प्यारी दोस्त हो। और वे कहती है, तुमने जो अभी कुछ कहा है इसे मैं कभी नहीं भुलाऊंगी। वेलिटा जो कि तिरछी नजर से एडन को देखता है और कहती है, ये आदमी बहुत ही गुस्सा दिला रहा है मुझे, इस आदमी के मौजूदगी मुझे बहुत ही खल रही है, लेकिन अभी के लिए इतना वे अपने मन में कहती है। और वे कहती है, मुझे उम्मीद है आप दोनों इस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। इतना कहकर वे वहाँ से चली जाती है। वेलिटा आगे एक कमरे में जाती है जहाँ वे उस सुनहरे बाल वाली लड़की को कहती है, तुम शीरा को ऊपर ध्यान रखना और उसके आजू बाजू में जितने भी लोग हैं उन पर भी पैनी नजर लगा के रखना और मुझे पल पल की रिपोर्ट देते रहना। ध्यान रखना तुम किसी भी चीज को भूलना मत। वो लड़की भी सर झुकाकर कहती है, ठीक है मैं सब समझ गई हूँ। शीरा जो कि वेलिटा को इतने शांति से वहाँ से जाते हुए देखकर सोच में पड़ जाती है। शीरा जो कि कहती है, ये सब कुछ आपके
कारण ही हो रहा है। एडन ये सुनकर चौंक जाता है और उसे घूरने लगता है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं एक आदमी को जो कि लाल सूट पहने हुए होता है। उससे कोई कह रहा होता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम खुश नहीं हो। लाल कोट पहने हुए वो व्यक्ति उस बूढ़े आदमी से कहता है, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि आपने मुझे इनवाइट किया है, लेकिन आपने तो मुझे और साधारण व्यक्ति की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है, इससे पहले क्राउड गैदरिंग में हमने तो केवल ग्रीटिंग एक्सचेंज किए थे ड्यूक पेल्विस फैमिली के सबसे बड़े बेटे के साथ। क्या वो बस नहीं था आपके लिए? लाल कोट पहने हुए व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वे गुस्से से कहता है, वो अटेंशन तो जल्दी कहीं और शिफ्ट हो गया है और मैं ये कहना चाहता हूँ ये बहुत ही निराशाजनक कार्य है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, क्या ये थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है? आप ये सब चीज पर इतना ध्यान दे रहे हैं। वो लाल कोट वाला आदमी कहता है, मैंने कब ये सब किया? आगे वो बूढ़ा आदमी सोचते हुए कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन लेडी ब्रिल्टोक्सन बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो गए हैं। 5 साल पहले वो तो एक छोटी बच्ची थी। इस बूढ़े आदमी का नाम काउंट लेमन ग्राहम होता है। लाल कोट पहने हुए आदमी कहता है, क्या आप उसे जानते हैं गॉडफादर? लेमन ग्राहम कहता है, तुम भी तो उसे जानते ही होगे। लेडी ब्रिल्टोक्सन मिलिट्री मीटिंग अटेंड करती है एज ए रिप्रेजेंटेटिव। वो आदमी कहता है, क्या सच में? आगे ग्राहम मुस्कुराते हुए कहता है, एक्चुअली मैं लेडी ब्रिल्टोक्सन से आज रात डिनर में मिलने वाला हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। वो आदमी पूरे जोश में कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वहाँ भला क्यों जाऊँगा। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं उसी आदमी को जो कि शीरा को देखकर कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा लेडी ब्रिल्टोक्सन, आप प्लीज मुझे क्रिस्टिन कहकर संबोधित करें। शीरा ये सुनकर पलटकर देखती है और वे क्रिस्टिन को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है और वे अपने मन में सोचने लगती है, ये तो ड्यूक पैलिव का सबसे बड़ा लड़का है। मैं इसे जानती हूँ अपने प्रीवियस लाइफ से। एक शाही रिश्तेदार जो कि शाही परिवार से विरोध सामना किया है और मिलिट्री सप्लाईज बिजनेस को मैनेज करने वाला आदमी है ये। मैंने इसे ड्यूक के पोजीशन में रहते हुए भी देखा है और ओकेशनली मैं इसे मिलिट्री सप्लाईज इशू में भी इन्हें देखा है, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इतने आसानी से सोशल सर्कल या फिर पब्लिक में नहीं देखा जाता है। ये अपने अपीयरेंस को अवॉइड करना ही ठीक समझते हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इन्हें इस तरह मिलूंगी। क्रिस्टिन शीरा से कहता है, मेरे गॉडफादर ने मुझसे कहे थे कि वे किसी अच्छे व्यक्ति के साथ मिलाएंगे मुझे, इसलिए मैं उन्हें फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गया। मैंने आपसे पहले रूड तरीके से बिहेव किया था, इसलिए प्लीज आप मुझे माफ कर दें। ग्राहम मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने तो मना कर दिया था जब मैंने तुम्हें कहा था मिलने के लिए। क्रिस्टिन चौंक जाता है और वे कहता है, क्या मैंने ऐसा कहा था? ग्राहम मुस्कुराते हुए कहता है, हो डियर, तुम इस बूढ़े आदमी के याददाश्त को और कितना परीक्षा लेना चाहते हो। शीरा भी मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों नहीं आप पहले बैठते हैं क्रिस्टिन। आगे शीरा सोचते हुए कहती है, क्या ये हमारा पहला मीटिंग है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं आपसे पहले भी कई बार मिल चुकी हूँ। क्रिस्टिन ये सुनकर हैरान हो जाता है और वे मुस्कुराते हुए कहता है, वेल हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है हम इस तरह प्राइवेटली बात कर रहे हैं। आगे वो कहता है, हम एक दूसरे को मिलिट्री सप्लाईज मीटिंग में देखे होंगे, क्या आपको याद नहीं है? शीरा कहती है, हाँ। और वे आगे कहती है, क्या आप यहाँ उसी मीटिंग के बारे में बात करने के लिए आए हैं जो कि अगले महीने होने वाला है? आगे शीरा कहती है, आप उसके बारे में चिंता ना करें। ब्रिल्टोक्सन हमेशा पेल्विस
फैमिली को सपोर्ट करेगा। क्रिस्टिन ये सुनकर हैरानी से उसे देखने लगता है। तभी ग्राहम कहता है, लेडी सीरा काउंट के अंडर रहकर काम सीखी हुई लड़की है और ब्रिलटोक्सन के सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहेगा। इतने में क्रिस्टिन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, और वे बताता है उसके गॉडफादर हमेशा उसकी मदद करते हैं। अगर हम सोचे तो हम इस कॉन्वर्सेशन में केवल हमारे गॉडफादर के कारण ही हैं। शीरा जो कि कहीं और देख रही होती है, अचानक वो खड़ी होती है और कहती है, आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में बहुत ही अच्छा लगा काउंट ग्राहम। लॉर्ड क्रिस्टिन कहता है, क्या आप यहाँ से जाने वाली हैं? शीरा कहती है, हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है। और वे मुस्कुराते हुए कहती है, ये अच्छा होगा अगर आप एक और मीटिंग किसी दूसरे दिन अरेंज कर लें तो। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। क्रिस्टिन कहता है, आप अपना ध्यान रखिएगा। क्रिस्टिन आगे अपने सर को खुजलाते हुए कहता है, मैंने सोचा था लेडी शीरा के साथ एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एडन को देखते हैं जो कि शीरा से पूछता है, आप इतने जल्दी बाहर आ गए मीटिंग हॉल से? शीरा उससे कहती है, मैंने तुम्हें दरवाजे के पीछे से छुपकर हमारी बातों को सुनते हुए देखा था, इसलिए मैं बाहर आ गई। एडन कहता है, अच्छा तो आपने मुझे देख लिया। शीरा पलट कर देखती है और उससे कहती है, मेरे लिए रुकने के लिए शुक्रिया। क्या आप मेरे साथ वॉक पे चलना चाहेंगे? एडन कहता है, क्या सब चीज अंदर ठीक था? शीरा कहती है, हाँ, आने वाले मिलिट्री मीटिंग मुझे ऐसा लग रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एडन कहता है, तो फिर आपको तो रिलैक्स फील हो रहा होगा। शीरा कहती है, हाँ, मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं है। एडन गहरी सांस लेता है और वे कहता है, लेडी बोजवान से आज बार बार मुलाकात होने लगी है। शीरा भी मजाकिया अंदाज से कहती है, अच्छा तो फिर कितने बार आप दोनों एक दूसरे से टकराएं? शीरा एडन से पूछती है, क्या आपको क्यूरियोसिटी नहीं होता है मेरे और वेलिटा के रिलेशनशिप को जानने के लिए? एडन इसका जवाब नहीं देता है और वे अपने कोट को उतार कर शीरा को पहना देता है और वे उससे कहता है, आज की रात ठंड ज्यादा गिर रही है। शीरा उसे हैरानी से देखते ही रह जाती है और वे शर्माते हुए कहती है, शुक्रिया कोट के लिए। आगे वो बताती है, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, मैं उस सब का जवाब दे दूंगी। एडन कहता है, कुछ भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ? शीरा कहती है, हाँ, क्योंकि आप आज यहाँ आए हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैं आपके ऊपर विश्वास कर सकती हूँ। शीरा इतना कहकर उसे घूरने लगती है और वे अपने मन में कहती है, ये बात तो सच है, मैं आप पर विश्वास करती हूँ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि दुश्मन भी दोस्त बन सकता है और दोस्त भी दुश्मन बन सकता है, जैसे कि मेरे पास्ट लाइफ में हुआ था। वो आदमी जो कि मुझे इस्तेमाल कर कर वे अपने इच्छाओं को पूर्ति कर रहा था, जिसके कारण मैं ट्रोमा में चली गई थी और मैं उस चीज को कभी नहीं भुला सकती। वो इस तरह मेरे दिल और दिमाग में छप गया है कि मैं किसी के ऊपर इतने आसानी से विश्वास नहीं कर सकती। एडन जो कि उसे घूर रहा होता है वो शीरा को कहता है, क्या आप कल यहाँ से चली जाएंगी? शीरा ये सुनकर अपने मन में कहती है, एक किस तरह की सवाल है, और वह कहती है, हाँ, शायद मैं कल चली जाऊंगी। एडन कहता है, अच्छा। शीरा आगे उससे पूछती है, क्या यही आपका सवाल था जो आप पूछना चाहते थे मुझसे? एडन कहता है, नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं था जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ना ही मेरा कोई ऐसा इंटेंशन था। एडन आगे अपना हाथ को आहिस्ता आहिस्ता
शीरा की गाल की ओर ले जाता है और वे अपने आप से कहता है, ये सच नहीं होगा अगर मैं कहूँगा कि मैं शीरा और वेलिटा के रिलेशनशिप को लेकर मेरा कोई सवाल नहीं है और ये शायद ऐसा चीज है जिसमें मुझे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। शीरा जो कि उसे हैरानी से देख रही होती है, एडन उसे देखकर कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मैं केवल एक ही नाव में सवार होना चाहता हूँ, चाहे कोई भी कितना ही आकर्षण प्रस्ताव क्यों न भेजे, मैं केवल आपको ही चुनूंगा। शीरा ये सुनकर एडन को आश्चर्य भरी नजरों से देख रही होती है। आगे वो कहता है, और जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगा मैं वहाँ आपके लिए खड़ा रहूंगा, बस मुझे इतना ही याद रखना है। एडन आगे शीरा से कहता है, मैं आपके साथ और भी बातचीत और समय गुजारना चाहता हूँ, लेकिन आप तो कल ही जाने वाली हैं। आगे वो कहता है, मुझे उम्मीद है हमें कोई दूसरा अवसर जरूर मिलेगा आपसे मिलने के लिए। आगे वो कहता है, अगर आपको मेरी जरूरत पड़ेगा तो आप जब चाहें तब आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शीरा इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। शीरा एडन के मुंह से अपने नाम को सुनती है और उसके दिल में कुछ खलबली होने लगती है। आगे वो कहता है, ठीक है तो मैं पहले जाता हूँ अंदर। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। शीरा पीछे से उसे रोकती है। एडन शीरा के आवाज सुनकर रुकता है और वे पलटकर कहता है, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, वो व्यक्ति अच्छा आदमी नहीं है, उससे आप दूरी बनाए रखें। शीरा ये सुनकर एडन को हैरानी से देखने लगती है और कहती है, क्या? एडन कहता है, पेलिवा फैमिली के सबसे बड़े बेटे से आप बचकर रहिएगा। शीरा कहती है, क्या आप क्रिस्टिन के बारे में बात कर रहे हैं? एडन कहता है, हाँ। शीरा एडन के इस लुक को देखकर पूरी तरह फिदा हो जाती है और वे अपने आप से कहती है, सच में आपको प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है, लेकिन मुझे उम्मीद है मैं आपको ऊपर इसी तरह ट्रस्ट करते रहूं। वेलिटा जो कि खिड़की से ये सब देख रही होती है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं वेलिटा का बचपन, जहाँ उसके आजू बाजू में जितने भी मेड रहते हैं वे कहती है, आप बहुत ही क्लेवर हैं लेडी बोस्पान, और आप इतने छोटे उम्र में भी एकदम मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव कर रही हैं। क्या ये कपड़ा डचेस ऑफ बोस्बान ने कीना है आपके लिए? आप जो भी कपड़ा डालते हैं वे आपके ऊपर आकर उसका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। आप बहुत ही खूबसूरत हैं यंग लेडी। वेलिटा आगे बताती है, जब से वो जन्म ली है तब से पूरे दुनिया उसी के आगे पीछे घूमते रहती है। हमारे पास पूरे राज्य से भी बढ़कर धन दौलत है और हमारे शक्ति इतना ज्यादा है कि हम इंपीरियल फैमिली को भी चैलेंज कर सकते हैं। सुंदरता के साथ साथ इंटेलिजेंस का कमी नहीं है। मैं जिससे भी मिली हूँ वे सब मेरा गुणगान करने लगते हैं, मानो ऐसा कि मैं किसी कहानी का मुख्य किरदार हूँ। सब कुछ ऐसा ही मेरा जिंदगी में चल रहा था, लेकिन एक दिन ग्रीटिंग वेलिटा ये आवाज वे सुनती है और छोटी वेलिटा घूमकर देखती है और हम देखते हैं एक छोटी लड़की को जिसके कंधे पर कोई आदमी हाथ रखा हुआ होता है। वे वेलिटा से बताता है, आज से आप लेडी ब्रिल्टोक्सन के साथ ही पढ़ाई करेंगे। हम देखते हैं वो छोटी लड़की शीरा होती है जो कि मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो लेडी बोस्बान, मेरा नाम शीरा है। कहते हैं शीरा को, जो कि अपने ऑफिस में बैठकर पेपर वर्क कर रही होती है और वे अपने मन में कहती है, बारिश तो बहुत जोरों से बरस रहा है। आगे वो बताती है, ब्रिल्टोक्सन फैमिली के अधीन ग्रे माउंटेन
जिसके कारण वे लोग सीजनल मॉनसून हर साल प्राप्त करते हैं। इस मॉनसून सीजन के समय वे लोग ज्यादा से ज्यादा अटेंशन डिजास्टर मैनेजमेंट को देते हैं, लेकिन आयरोनिकली इस बार वर्कलोड काफी ज्यादा कम हो गया है, जिसके कारण उसके पास ढेर सारा फ्री टाइम होता है। जिसके बाद कहानी थोड़ी पास्ट में जाती है, जहां वे कहती है जब वे हिरण्या रीजन जा रहे थे ड्यूक रिप्लेटन से मिलने, उस वक्त भी जोरों से बारिश हो रहा था, जहां वो रिप्लेटन के टी के बारे में सोच रही थी और वे कहती है उस वक्त तो वे मुझे सर्व करना चाहते थे, लेकिन अब हालात ऐसा हो गया कि मैं उन्हें अब गाइड कर रही हूँ। इतने में उस कमरे में शीरा के मेड आती है और वे कहती है अगर आपको ब्लैक टी पसंद नहीं तो मैं आपके लिए कुछ दूसरा बनाकर लाती हूँ। शीरा कहती है नहीं ये ठीक है। आगे वो उससे कहती है क्या आप बटलर को बुला सकते हैं। बटलर वहाँ आता है। शीरा बटलर से कहती है हमारे यहाँ वेलिटा के अंडर काम करने वाले ढेर सारे लोग हैं जो कि मैं अब इसे टॉलरेट नहीं कर सकती। इतने में बटलर कहता है तो आपका कहने का मतलब ये है आप कोई नया सर्वेंट हायर करना चाहते हैं। शीरा भी कहती है हाँ अब समय आ गया है कुछ चेंज लाने का। बटलर उसे बताता है वे सब तो ठीक है, लेकिन अभी डिजास्टर रिलीफ इन सब में हमारे ढेर सारे सर्वेंट लग चुके हैं और कुछ तो एब्सेंट भी हैं। आगे वो कहता है अगर काउंटेस एक बार आ जाएं वापस अपने मेडिकल चेकअप के बाद तो वे ये सब हैंडल कर लेंगी। शीरा कहती है मेरे पेरेंट्स के द्वारा मुझे फुल अथॉरिटी दिया गया है, मैं किसी को भी किसी भी वक्त बदल सकती हूँ और इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे वो कहती है वे उसे कुछ इंस्ट्रक्शन पेपर वर्क देगी जिसे उसे फॉलो करना होगा। बटलर कहता है ठीक है। आगे वे अपने आप से कहती है सर्वेंट का मैटर तो सॉर्ट आउट हो गया है, अब केवल ट्रेनिंग ग्राउंड का इशू बाकी है। शीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं ब्रिल्टोक्शन के ट्रेनिंग ग्राउंड। शीरा किसी को कह रही होती है ट्रेनिंग ग्राउंड का एक्सपेंशन के लिए अप्रूवल मिल गया है और वे कहती है अगले साल से सभी लोग इस ट्रेनिंग ग्राउंड को यूज कर सकते हैं। वे जिससे कह रही थी उसका नाम था ओबेरन, जो कि ब्रिल्टोक्शन नाइट्स का कमांडर होता है और वे मुस्कुराते हुए शीरा को कहता है थैंक यू माई लेडी। शीरा उससे पूछती है वे सब तो ठीक है, लेकिन फिलहाल इस ट्रेनिंग ग्राउंड को किस तरह मैनेज किया जा रहा है। क्या आप लोग किसी तरह की शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं या फिर रिजर्वेशन टाइप का कुछ सिनेरियो है। ओबरन थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। शीरा इसे सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और वे कहती है क्या मतलब है। ओबरन उसे बताता है एक्चुअली पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूअस बारिश होने के कारण जितना भी तलवारबाज है उनका तलवार अभी तक बना नहीं है। शीरा कहती है इसका क्या मतलब है। आगे वो कहता है डैम इट, मैं अब इसे छिपा नहीं सकता। इसी बीच शीरा उन नाइट्स के बीच में एक क्लैश नोटिस करती है जहां दो लोग एक दूसरे के साथ हाथापाई पर उतरने लगे। शीरा कहती है ये तो सर गिब्सन है और ये किससे झगड़ रहे हैं। ओबरन कहता है ये डिप्टी कमांडर गिलबर्ट हैं, इन्हें 2 महीने पहले ही अपॉइंट किया गया है। शीरा चौंक जाती है और वे हैरानी से पूछती है 2 महीने पहले, मैंने तो इसके बारे में कुछ नहीं सुना। ओबनर कहता है ये इशू नाइट्स और सोल्जर के बीच में है जो कि मेरे और काउंट के अलावा कोई नहीं हैंडल करता है, इसलिए मैं इसे सेपरेटली हैंडल करता हूँ। शीरा इतना सुनकर कहती है लेकिन दिखने में तो ऐसा नहीं लग रहा आप सही तरीके से इन्हें लीड कर रहे हैं। ओबनर कहता है मुझे माफ कर दें। शीरा गिब्सन के बारे में सोच रही होती है और वे कहती है मैंने पास्ट लाइफ में इनके बारे में सुना था, इनका कैरेक्टर बहुत ही शांत स्वभाव का है, ये किसी भी तरह की इनजस्टिस को टॉलरेंट नहीं करते हैं और ये ब्रिल्टोक्सन फैमिली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट है। यही वो व्यक्ति हैं जिन्हें देख
देखकर बाकी सोल्जर इन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन वही सर गिब्सन अपने आवाजों को बुलंद करते हुए डिप्टी कमांडर से बहस कर रहे हैं। शीरा ओबनर से कहते हैं, ये डिप्टी कमांडर गिलबर्ट है ना? कमांडर भी कहते हैं हाँ। शीरा कमांडर से कहती है, मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, जल्दी एक अपॉइंटमेंट फिक्स करे। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं रिप्लेटन पैलेस, जहाँ एडन अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा होता है। इसी बीच एक सर्वेंट आता है और वे कहता है, यूर ग्रेस, वे अभी भी आपके लिए रुके हुए हैं, पहले से ही 1 घंटा बीत चुका है। जिसे सुनकर एडन और भी गुस्सा हो जाता है और वे कहता है, ये ऐसा चीज नहीं है जिसे मैं अवॉइड कर सॉल्व कर सकता हूँ। और वे गुस्से से खड़ी होता है। वे कहता है, हमें बोजवान को या फिर और किसी को अंदर आने से रोक लगाना होगा, इन्हें इस तरह महल के अंदर आने नहीं देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेलिटा को, जो कि एडन के लिए वेट कर रही होती है। एडन को अंदर आते हुए वेलिटा देख रही होती है। एडन जैसे ही उस कमरे के अंदर पहुंचता है, वे कहता है, सब लोग बाहर जा सकते हैं, लेडी बोजवान यहीं रहेगी। इतना सुनकर वेलिटा के जो सर्वेंट था वे कहता है, माय लेडी। इतने में वेलिटा मुस्कुराते हुए कहती है, आप जा सकते हैं, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। वे कहता है, आप श्योर है ना इसके बारे में? वेलिटा कहती है, हाँ, मुझे तो केवल रिपोर्ट ही देना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सब लोग उस कमरे को खाली कर देते हैं। वेलिटा एडन से पूछती है, ये थोड़ा डरावना नहीं था? एडन कहता है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने आपको पहले भी वार्न किया था। वेलिटा, तुमसे मिलने का मेरा कोई इरादा नहीं था। वेलिटा कहती है, लेकिन ऑफिशियली मैं तो आपका फियांसे हूँ, क्या आपने इस एंगेजमेंट को तोड़ दिया है? एडन उसे घूरते हुए कहता है, अगर एग्जैक्टली मैं बताऊं तो इस एंगेजमेंट को तोड़ने वाले बोजवान फैमिली थे, आप लोग तो मेरा सिर्फ हामी मांग रहे थे। वेलिटा एडन से ये सुनकर उसे घूर कर देखने लगती है और वे अपने आप से कहती है, सचमुच कुछ 1-2 महीने पहले ये तो मेरा अंधा भक्त था, लेकिन रिप्लेटन अब मेरे हाथों से छूटने लग गया है और इसका एटीट्यूड बोजवान फैमिली के और बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गया है। ये सब का पीछे केवल तुम हो शीरा। वेलिटा अपने गुस्से को छिपाकर मुस्कुराते हुए कहती है, वे सब छोड़ो, मैं अभी भी आपसे एंगेज्ड हूँ, इसीलिए मैं आपको उसी तरह ट्रीट करूंगी। एडन कहता है, ये कितना रूड बिहेवियर है, आखिर आप इससे साबित क्या करना चाहते हैं? वेलिटा उससे कहती है, आपके एक्शन जैसे मुझे घंटों तक इंतजार करवाना और आपके फियांसे के सबसे क्लोज फ्रेंड के साथ पार्टी में डांस करना, ये सब चीज के लिए आपका धन्यवाद। ये बहुत ही शर्मनाक थी मेरे लिए और वे अफवाहें बहुत ही गंदे थे। कुछ तो ये मानने लगे कि मैं एक लूजर हूँ और आप मेरे क्लोज फ्रेंड के द्वारा चुरा लिए गए हैं मुझसे। शीरा को मेरे जैसे दिखने के लिए सब क्रिटिसाइज करते हैं। आगे वे थोड़ा गंभीर होकर कहती है, मैं किसी के गॉसिप की ऑब्जेक्ट नहीं बनकर रहना चाहती, वो भी ये सब छोटे मोटे कारणों के लिए। तो आप थोड़ा ख्याल रखें, आप इस तरह के एक्शन दोबारा रिपीट ना करें। इतना कहते ही उस कमरे के माहौल बहुत ही शांत हो जाता है। उस शांति को तोड़ते हुए एडन कहता है, क्या बकवास है, आपने मेरे समय को इस तरह बर्बाद कर दिए, मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना कहते ही एडन जाने के लिए उठता है, तभी शीरा गुस्से से कहती है, नहीं। एडन कहता है, क्या अभी भी कुछ बाकी है सुनने के लिए? एडन आगे कहता है, ऐसा लग रहा है आप शीरा की तरह बनना चाहती हैं, लेकिन शीरा आपसे लाख गुना अच्छी है। अरे मैं किसके साथ किसको कंपेयर कर रहा हूँ? ये सब वेलिटा सुनते ही उसे हैरानी से देखने लगती है। एडन उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखता है और वे कहता है, इसमें कोई शक नहीं
शीरा क्यों तुमसे अच्छी है। शीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं ब्रिलटोक्सन पैलेस, जहाँ शीरा डिप्टी कमांडर से बात कर रही होती है। वे उससे कहती है, डिप्टी कमांडर आपको और भी कोई काम होगा, इसीलिए मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी। इतना कहते ही वे सीधा पॉइंट पर आती है और वे कहती है, आपको डिप्टी कमांडर बने हुए केवल 2 महीने हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है आप कई सारे गलत कामों में इन्वॉल्व हुए हैं। इतना कहकर शीरा उसकी ओर एक पेपर फाइल फेंकती है। डिप्टी कमांडर ये सुनकर शर्मिंदा होकर अपने सर को नीचे झुकाए रहता है। शीरा कहती है, प्लीज आप इस रिपोर्ट को पढ़ें, ये रिपोर्ट आपके बारे में है। डिप्टी कमांडर वो भी उस रिपोर्ट को लेता है और पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है, लॉ एंड ऑर्डर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देना, अपने पावर को मिसयूज करना और आजकल कई सारे नाइट्स को इंजरी होना, वो भी ट्रेनिंग के समय, जिसे पढ़कर उसका हाथ कांपने लगता है। शीरा भी उसकी ओर गौर से देखती है और कहती है, ऑफ कोर्स यहाँ इतने नाइट्स को चोट लगा है, लेकिन आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। डिप्टी कमांडर गिलबर्ट भी गुस्से में हो जाता है और वे उस रिपोर्ट को टेबल पर पटकते हुए कहता है, आप मुझे गलत समझ रही हैं माय लेडी। शीरा उसे जवाब देते हुए कहती है, मैं इसमें कौन सा पार्ट को मिसअंडरस्टैंड कर रही हूँ, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना या फिर अपने पावर को मिसयूज करना या फिर इंजरीज अधिक से अधिक होना। गिलबर्ट कहता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ सोल्जर के बीच में हुए आपसी झगड़े को, लेकिन बाकी सब झूठ है। शीरा आगे उससे पूछती है, तो कल जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आपके और सर गिब्सन के बीच में, वो क्या था। गिलबर्ट कहता है, वो तो एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था ट्रेनिंग ग्राउंड को लेकर, जो कि काफी छोटा है और उस ट्रेनिंग ग्राउंड को केवल कुछ ही लोग यूज कर पाते हैं। मैं तो उस इशू को सॉल्व करने के लिए एक रीजनेबल सोल्यूशन खोज रहा था और उन्हें बता रहा था, और उसी वक्त मेरे और गिब्सन के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट चालू हो गया। शीरा कहती है, तो सर गिब्सन आपके सोल्यूशन को डिसएग्री कर रहे थे, आप जो भी मेथड यूज करना चाहते थे, क्या मैं सही कह रही हूँ। डिप्टी कमांडर कहते हैं, हाँ आप सही कह रही हैं। शीरा कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, अब समझ में आया। ये शब्द सुनकर डिप्टी कमांडर के जान में जान आती है। जैसे ही गिलबर्ट चैन की सांस लेता है, उसी वक्त शीरा कहती है, तो क्या हम एक लोगों के बीच में जाकर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दें, जितने भी लोग वो ट्रेनिंग ग्राउंड में थे उन सब से क्या हम पूछताछ करें, पिछले 3 दिनों में क्या क्या हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा कितने लोग आपके सपोर्ट में हैं। इसे सुनकर गिलबर्ट हैरान हो जाता है। गिलबर्ट कहता है, मैं इस ट्रेनिंग ग्राउंड को इस तरह शेड्यूल किया है ताकि सब कोई अपने स्किल के बेस पर इसे यूज करें और यही नियम है। शीरा गुस्से से कहती है, डिप्टी कमांडर गिलबर्ट और इसे ही अपने पावर को मिसयूज करना कहते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कौन कितना ज्यादा स्किल्ड है इस ट्रेनिंग ग्राउंड को यूज करने के लिए। मैटर ये करता है सब कोई को बराबर का हक मिलना चाहिए और आपका पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि आप इस ट्रेनिंग ग्राउंड को शेड्यूल करें। आपको ये अथॉरिटी नहीं दिया गया है डिप्टी कमांडर। इसे सुनकर गिलबर्ट काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और वे गुस्से से शांत बैठा होता है। शीरा उसे देखकर कहती है, जो भी रिपोर्ट मुझे मिला है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग रिमार्क भी है आपके खिलाफ। वेलिटा आगे उससे कहती है, आप ब्रिलटोक्सन फैमिली को नीचा दिखाने में कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। जिस फैमिली को आप पहले सर्व किया करते थे वे भी आपके ऊपर यही एलिगेशन लगाए हैं और आप मेरे खिलाफ गंदे गंदे कमेंट्स भी किया करते हैं। यहाँ तक कि आप हमारे नाइट्स को भी ब्रिलटोक्सन फैमिली के खिलाफ करना चाहते हैं और जो लोग हमारे लिए वे अपने जिंदगी को भी छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते हैं, आपके शब्दों के खिलाफ विरोध करते हैं, तो आप
अपने पावर को यूज कर कर उसे वहीं रफा दफा कर देते हैं। इतना कहते ही शीरा एक और रिपोर्ट पेपर को उठाकर हवा में उछालती है और कहती है इसमें कई सारे सोल्जर्स का टेस्टिमनी है जो कि वे लोग अपने हाथों से लिखकर इसे फाइल किए हैं। अब तो आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। शीरा आगे उसे बताती है जब तुम नाइट्स थे तब तुम्हारे ऊपर कई सारे कर्ज आ पड़े जो कि तुम्हारे ही गलत सट्टेबाजी करने से हुआ था और इसी कारण से तुम्हें उस पद से हटा दिया गया था। ये बात मुझे खुद कमांडर ने बताया है। अगर तुम्हारा एकमात्र गोल पैसा कमाना ही होता तो तुम इस तरह की नीच हरकतें एम्प्लॉयर के सामने नहीं करते और तुम मेरा रेप्यूटेशन किसी के सामने इस तरह बिगाड़ते नहीं। तो अब केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचा है, तुम्हें किसी ने हमारे यहाँ भेजा है काम करने के लिए और उस व्यक्ति का इंटेंशन केवल इतना है इस जगह को मिटा देना। इसे सुनकर गिलबर्ट बहुत ही परेशान हो जाता है और वे डरने भी लगता है। शीरा एकदम से ही उसके पास आ जाती है और कहती है गिलबर्ट प्लीज तुम उस व्यक्ति का नाम बता दो जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा ना हो मेरे और मेरे फैमिली को डिसऑनर करने के लिए तो फिर तुम बता दो वे कौन था। एक किला देखते हैं जो कि गिनोवा नाम के शहर में होता है और वो शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ होता है जहाँ शीरा अपने कार्ट से जा रही होती है और वे कहती है यहाँ तो बहुत ही गर्म है। आगे वे अपने आप को सांत्वना देते हुए कहती है मुझे यहाँ रहना ही होगा क्योंकि मुझे मेरे गोल को अचीव करना है। आगे वो बताती है गिनोवा ये शहर गर्मी के दिन में और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। आगे वे कहती है इस शहर में तलवारबाजी का टूर्नामेंट हर 4 साल में एक बार होता है। हालांकि ये कोई प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट नहीं है जो कि एम्परर की ओर से ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, लेकिन ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है जहां एक आम नागरिक भी नाइट्स बन सकता है। आगे हमें ये पता चलता है ब्रिलटोक्सन फैमिली इस टूर्नामेंट का एक स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सरशिप होल्ड करता है, लेकिन वे अपने आप से कहती है मुझे इस गर्मी में यहाँ नहीं रहना है, मुझे जल्द से जल्द घर भी लौटना है। हमें यहाँ ये पता चलता है शीरा अपने पास्ट लाइफ में भी यहाँ पर कभी नहीं विजिट करती है और ये पहला बार होता है शीरा इस टूर्नामेंट को देखने के लिए यहाँ रुकी हुई होती है। आगे वो कहती है मुझे यहाँ रुकने का केवल एक ही कारण है, वो है जिन उल्फ ड्रेक कैरेक्टर। आगे वो कहती है उसके पास्ट लाइफ में ये जिन उल्फ इंपीरियल पैलेस में एक गार्ड की तौर पर काम करता था और इसका पोजीशन एक कैप्टन के रूप में था। ये भी इस बार यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आता है। आगे वो कहती है क्योंकि जिन उल्फ एक वंडरफुल स्वॉर्डमैन है इसीलिए एम्परर भी इसे नोटिस करते हैं, लेकिन मुझे उससे पहले जिन उल्फ को हायर करना होगा ब्रिलटोक्सन आर्मी के अंदर, तभी मेरा गोल पूरा होगा। अगर मैं उसे हायर कर लूंगी तो फिर मेरे नाइट्स का स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगा और मुझे एक विश्वसनीय सहायक भी मिल जाएगा। शीरा पूरे शिद्दत से चाहती है कि जिन उल्फ को वे अपना नाइट्स में शामिल कर ले। हम देखते हैं एक आदमी को जो कि जिनोवा काउंट होता है और वही इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं। वे शीरा को देखकर कहते हैं फाइनली आप आ ही गए, यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया लेडी ब्रिलटोक्सन। शीरा भी मुस्कुराते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और कहती है आपसे मिले हुए काफी दिन हो गया है काउंट। शीरा और काउंट एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे होते हैं, तभी शीरा कहती है यहाँ पर तो कई सारे कैंडिडेट आए हैं इस टूर्नामेंट के लिए। काउंट कहते हैं हाँ लगता है वो अफवाह चारों तरफ फैल गया है जो कि पिछले बार इस टूर्नामेंट के विजेता था वो रॉयल पैलेस में नाइट की तौर पर सेलेक्ट हुआ था, इसीलिए शायद कई सारे लोग इस बार आए हैं इस टूर्नामेंट में ज्वाइन होने के लिए। आगे वे बताते हैं
यहाँ तक कि कई सारे नोबल्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शीरा कहती है, नोबल्स? ऐसा लगता है आम लोगों के लिए खुला ए द्वार। प्रमोशन के लिए लगता है अब ये भी नोबल्स के द्वारा हथियाया जा रहा है। ये सुनकर काउंट घबरा जाते हैं और वे कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सिलेक्शन अभी भी फेयर तरीके से ही होगा। आगे वो कहते हैं, जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे वे पहले प्रीमियरली राउंड से उन्हें छांटना चालू कर देंगे। उसके बाद और कुछ ही लोग बच जाएंगे जो कि सेमीफाइनल से होते हुए फाइनल तक जाएंगे। आगे वो कहता है, हम ब्रिल्टोक्सन फैमिली के इंटेंशन को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इसमें किसी तरह की धोखेबाजी नहीं होगा आम नागरिक के साथ, तो आप बेफिक्र होकर इस टूर्नामेंट को एंजॉय कीजिएगा। शीरा भी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। शीरा से ये सब सुनकर काउंट राहत की सांस लेते हैं और वे अपने पसीनों को पोंछने लगते हैं। शीरा उन्हें ऐसा करते हुए देखकर अपने मन में कहती है, एक बड़े स्पॉन्सरशिप को ना खोने की डेस्पिरेशन इनके चेहरे पर दिख रहा है। इतने में उनके पीछे से कोई आवाज लगाता है और वे कहता है, क्या आप काउंट गिनोवा हैं? काउंट और शीरा दोनों पीछे घूमकर देखते हैं 3 युवा लड़के को, जिसमें से पहला वाला उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, आपसे मिले हुए काफी दिन हो गए हैं। इसका नाम रिक डिरेंड होता है। वे शीरा को देखकर कहता है, लेडी ब्रिल्टोक्सन, आप भी यही हैं। आगे वो कहता है, हमें उम्मीद ही नहीं था कि आप इस टूर्नामेंट को अटेंड करेंगे। शीरा उसे देखकर अपने मन में कहती है, रिच डेरेंट, डेरेंट फैमिली का दूसरा लड़का है और इसके पीछे हाउटमैन ग्रीन और अटलास मीसर है। ये तीनों वेलिटा के कट्टर सपोर्टर हैं। शीरा भी रिक को देखकर कहती है, हाँ, काफी समय हो गया है आपसे मिले हुए। आगे वे अपने मन में कहती है, अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो ये बहुत ही बुरा है। रिक शीरा को ऊपर से नीचे तक ताड़ता है और वे कहता है, आपके कपड़े तो काफी पतले हैं। शीरा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसे घूरने लगती है। रिक उसे नीचा दिखाने के लिए वे कहता है, इसके कारण इस टूर्नामेंट का रोमांचक और भी बढ़ जाएगा। रिक को इस तरह नीच हरकतें करते हुए देखकर काउंट गुस्सा हो जाते हैं और वे कहते हैं, रिक, तुम अपने शब्दों पर लगाम कसो। आगे वो शीरा से कहता है, माय लेडी, आप इनके बातों पर ज्यादा ध्यान ना दें। ये लोग तो केवल आवारागर्दी करने के लिए यहाँ आए हैं। रिक भी ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और वे कहता है, काउंट, क्यों लेडी को और मुझे, हम दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जा रहा है? ये मैटर नहीं करता ब्रिल्टोक्सन कितना ही ज्यादा इस टूर्नामेंट के लिए स्पॉन्सर करे, ये तो केवल एक लेडी है, ये काउंट नहीं है। काउंट भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी शीरा उसे घूरते हुए अपने मन में सोचती है, मुझे किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? वो काउंट गिनोवा का बिजनेस है, ये तो इस अमीर ज़ादे को पता होना चाहिए। क्या ये अपने मैनर्स को भूल गया है? काउंट भी अकड़ते हुए कहते हैं, तुम केवल इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो और लेडी ब्रिल्टोक्सन काउंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आए हैं। ये तो दुर्भाग्य है जो कि मुझे तुम्हें ये सब सिखाना पड़ रहा है। लगता है तुम्हें किसी ने अच्छी तरीके से शिक्षा नहीं दिया है। जिसे सुनकर रिक गुस्सा हो जाता है और वह कहता है, क्या कह रहे हो? क्योंकि वो वहाँ टूर्नामेंट में ज्वाइन होने के लिए आया था, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कहता है और वे अपने दोनों साथियों के साथ वहाँ से जाने लगता है। जिसे देखकर शीरा अपने मन में कहती है, ये तीनों बेवकूफों की तरह हरकत कर रहे हैं। काउंट मुस्कुराते हुए शीरा की ओर देखते हैं और कहते हैं,
आप इनके बातों पर ध्यान ना दें। शीरा भी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन वे मन ही मन में चिंता कर रही होती है और वे कहती है, अगर ये तीनों यहाँ पर हैं तो ऐसा हो सकता है वेलिटा अपना चाल चल चुकी है। शीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं वेलिटा को जो कि चाय पी रही होती है। इसी बीच वेलिटा से कोई माफी मांगते हुए कह रहा था, हमारे प्लान के अनुसार हमें 2 सीट नहीं मिले, लेकिन हम 1 सीट को सिक्योर कर पाए। वेलिटा कहती है, केवल एक? ये कहने वाला विस्काउंट लॉर्ड बर्न होता है। वेलिटा उससे कहती है, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी तुम क्यों अपने मिशन में फेल हुए, लेकिन आपको हर हाल में एक अच्छा रिजल्ट डिलीवर करना होगा। वे भी कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। आपने जैसे जैसे कहा था हमने उस तरीके से सब चीज रेडी कर दिया है, तो फिर आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वेलिटा कहती है, ठीक है। इतने में वो लेडी रीचल की ओर देखती है और कहती है, लेडी रीचल अपने कुर्सी से खड़ी होती है और सीधा वेलिटा के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, क्या आपने मुझे मेरे नाम से बुलाया? वेलिटा उससे पूछती है, क्या आप अगले हफ्ते फ्री होंगे? ये सुनकर लेडी रीचल खुश हो जाती है और वे कहती है, हाँ, मेरे पास फ्री टाइम है, आप बस कहिए आपका क्या काम मुझे करना होगा। वेलिटा भी खुश हो जाती है और वे कहती है, ये तो अच्छा हुआ, एक्चुअली मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। जल्द ही हमारे फैमिली से स्पॉन्सर किए गए एक टूर्नामेंट होने वाला है, तो मैं ये चाहती हूँ मेरी तरफ से आप उस टूर्नामेंट को अटेंड करें फायोलेट के साथ। रीचल ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, क्या सच में? लेकिन मेरे में इतना हिम्मत नहीं है, मैं आपकी जगह लूंगी माई लेडी। वेलिटा उसे चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कहती है, मैं आपसे ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है। लेडी रीचल, आप ये करेंगी ना? रीचल भी उसके झांसे में आ जाती है और वे कहती है, हाँ, मैं जरूर आपका ये काम करूंगी। और वे अपने आप से कहती है, हाँ, यही वो मौका है मेरे पिछले गलतियों के ठीक करने का। जिस दिन वो हादसा हुआ था उसी दिन से मेरे डैड ने मुझे बहुत ही भला बुरा कहा है और मेरे जिंदगी इस तरह हो गया था मानो मेरे घर के मैं सबसे गिरी हुई नौकर हूँ। अब वक्त आ गया है ये सब को बदलने का और अपने पहचान को वापस लाने का। रीचल ये सब सोचकर खुश हो रहे थे। इसी बीच वेलिटा वास्काउंट को फटकार लगाते हुए कहती है, ये गलती आप दोबारा रिपीट ना करें। वास्काउंट भी कहता है, मैं इसे अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लूंगा माई लेडी। वेलिटा चाय पी रही होती है और वे चाय में शीरा की छवि देखती है और कहती है, मेरी प्यारी शीरा, मैं जिसके जैसा बनना चाहती हूँ उसी से सबसे ज्यादा नफरत भी करती हूँ और उसे ही सबसे ज्यादा चाहती हूँ। मेरी प्यारी शीरा, मेरे पास वापस आ जाओ। शीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं शीरा और उसके पर्सनल बॉडीगार्ड को, जहाँ शीरा अपने हाथ में एक पेपर को रखी हुई होती है और उसे ध्यान से देखते हुए कहती है, टूर्नामेंट के फाइनल 2 दिनों के बाद होने वाला है। ये कितना टाइट शेड्यूल हो गया है। अगर हम आम तौर पर देखें तो टूर्नामेंट लगभग हफ्ते भर जाता है, लेकिन इस टूर्नामेंट के पीरियड अनयूजुअली इतना छोटा क्यों रखा गया है? क्या ऐसा हो सकता है ये लोग जल्दी जल्दी इसलिए काम को निपटाना चाहते हैं क्योंकि ये समर सीजन है? इतना सोचते हुए शीरा और रिपीटर एरिना के बीच में आते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर 3 चेयर्स, जहाँ रिपीटर शीरा को बता रहा होता है ये पहला चेयर रिजर्व्ड है टूर्नामेंट के सबसे बड़े स्पॉन्सर्स का और उसके बगल में ब्रिल्टोक्सन का सीट है। शीरा कहती है, ये सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। यहाँ पर
और एक एक्स्ट्रा चेयर रखा गया है। ये तो अजीब है। इसी बीच वहाँ काउंट आते हैं और वे शीरा को देखकर कहते हैं, माय लेडी अब आ गए। शीरा भी उसे देखकर कहती है, हाँ काउंट, और वे उन्हें बताते हैं कल सेमीफाइनल होगा और उसके अगले दिन फाइनल होगा। क्या आपको नोटिस मिल गया है? शीरा कहती है, आप किस शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं? काउंट कहते हैं, क्योंकि ये समर सीजन है इसीलिए इस टूर्नामेंट का शेड्यूल बहुत ही छोटा रखा गया है और फाइनल मैच के शुरू होने से पहले हमने एक फ्रेंडली मैच भी रखे हैं ऑफिशियल नाइट्स के लिए। आगे काउंट बताते हैं, फ्रेंडली मैच होने के बाद फाइनल राउंड स्टार्ट होगा और उसके बाद अवार्ड सेरेमनी होगा। शीरा ये सुनकर कहती है, ठीक है मैं समझ गई हूँ। शीरा अपने बगल वाले सीट को देखती है और कहती है, मेरे बगल में जो व्यक्ति आकर बैठने वाला था वे अभी तक नहीं आया। क्या कारण हो सकता है जो वे इतना लेट कर रहा है? इसी बीच शीरा को सीढ़ी से ऊपर आते हुए कुछ फुट स्टेप्स सुनाई देते हैं और वे कहती है, ये लो आ गए। वहाँ आने वाले लेडी रिचल और वो सुनहरे बाल वाली लड़की होती है। लेडी रिचल शीरा को देखकर कहती है, तो आप भी यही हैं लेडी ब्रिल्टोक्सन? शीरा उसे देखकर घूरने लगती है और वे अपने मन ही मन में कहती है, ये लो हम फिर से मिल गए। लेडी रिचल जो कि एक अंधभक्त की तरह वेलिटा को फॉलो करती है और उसके पीछे ये तो और भी ज्यादा लॉयल है वेलिटा के लिए। वो सुनहरे बाल वाली लड़की वो बेरॉन फैमिली के सबसे बड़ी बेटी है और बेरॉन फैमिली ड्यूक बोस्बान के राइट हैंड माने जाते हैं। इस लड़की का नाम वायोलेट बेरॉन है। शीरा उन्हें घूर कर देखने लगती है और वे अपने मन ही मन में कहती है, बेरॉन फैमिली के पास तो इतना फाइनेंस नहीं है जो कि वे इस तरह के टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करें। इतने में रिचल शीरा के पास आती है और वे कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या ये पहली बार है हम एक दूसरे से मिल रहे हैं? उस पार्टी के बाद शीरा उसे जवाब नहीं देती है और वे उसे घूर कर देखते हुए अपने मन में कहती है, इसे देखे हुए काफी दिन हो गए हैं। क्या ये वापस से वेलिटा के साथ मिल गई? रिचल अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और कहती है, हम उस पार्टी के बारे में भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं ताकि इस टूर्नामेंट को स्मूथली खत्म करें। शीरा उससे हाथ नहीं मिलाती है और वे अपना मुंह को फेर लेती है, जिसे देखकर रिचल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वे कहती है, ये किस तरह की हरकत है? सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं काउंट को जो कि हैरानी से कहते हैं, आप आ गए। ये व्यक्ति बाकी बचे सीट का ओनर है। शीरा भी ये सुनकर पलट कर देखती है और वे अपने आप से कहती है, कौन हो सकता है जिसके लिए काउंट इतना रश कर कर जा रहे हैं देखने के लिए। शीरा के आंख खुले के खुले रह जाते हैं उस व्यक्ति को देखकर। इसी बीच काउंट कहते हैं, यूर ग्रेस, मुझे उम्मीद है आपके जर्नी शुभ हुआ होगा। शीरा उस आदमी को देखकर चौंक जाती है और वे कहती है, ये यहाँ क्यों है? हमें ये पता चलता है शीरा जिसे हैरानी से देख रही होती है वो था एडन। एडन उसके बगल वाले कुर्सी के पास आता है और उस पर बैठते हुए कहता है, तुम्हें देखे काफी दिन हो गया है शीरा, तुम कैसी हो? सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं वही तीनों बदमाश को, जिसमें से एक कहता है, रिक क्या तुम्हें सच में करने वाले हो? रिक कहता है, तुम मुझ पर क्यों विश्वास नहीं करते हो? तुम बस वैसा ही करते जाओ जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ, तो हम किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। वो लड़का घबराते हुए कहता है, क्या हो अगर कुछ गलत हो जाए तो? रिक कहता है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जिससे हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी वो दूसरा लड़का कहता है, तो इसका मतलब हम ये समझें रिवार्ड हमें पक्का मिलेगा? रिक उसे कहता है, हाँ, क्या तुम भूल गए हो क्या हुआ था उस पार्टी के दिन में? रिक आगे उसे बताता है, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है लेडी वेलिटा को इतना अपसेट
होते हुए वे दूसरा लड़का कहता है, नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा है। रिक आगे गुस्से से कहता है, हाँ, हम तीनों को हमारे फैमिली मेंबर ही हमें इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम इस काम में सक्सेस हो जाएंगे तो फिर लेडी वेलिटा का फेवरेट पर्सन बन जाएंगे और फिर हमारा नाम भी रईसों के बीच में ऊपर हो जाएगा। रिक आगे हाउटमैन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुम्हारे पिताजी जो सोचते हैं तुम एक डरपोक हो, अब वक्त आ गया है उसे बदलने का। लेकिन हाउटमैन बहुत ही ज्यादा उदास रहता है। रिक हाउटमैन के साथ साथ उसके बगल वाले लड़के का भी हौसला बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारा भी इज्जत कुछ खास नहीं है तुम्हारे पिताजी के नजरों में, तो फिर हमें एक करना ही होगा। वो लड़का भी कहता है, हाँ, तुम सच कह रहे हो, हमें किसी भी हालत में इस काम को अंजाम देना ही होगा। रिक कहता है, वैसे भी हम में से कोई भी इस फर्स्ट राउंड को क्लियर तो करने वाले हैं नहीं, तो फिर हम अपना एनर्जी क्यों इसमें वेस्ट करें। हाउटमैन ये सुनकर कहता है, तो फिर हमें अभी क्या करना चाहिए। ये सुनकर रिक एक डेवल स्माइल देता है और वे कहता है, तो फिर हमें रात तक रुकना होगा, उसके बाद हम अपना प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं एरिना ग्राउंड, जहाँ पर शीरा रिप्लेटन से कह रही होती है, रिप्लेटन, क्या आपके पास इतना फंड हो गया है जो आप इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। एडन कहते हैं, क्योंकि मुझे अपने नाइट्स का नंबर इंक्रीज करना है, लेकिन कुछ सालों से फाइनेंशियल इशू था जिसके कारण हम इस टूर्नामेंट में स्पॉन्सर करने वाले फंड को कैंसिल कर दिए थे, लेकिन हम कुछ फंड को मैनेज कर पाए इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करने के लिए। शीरा ये सुनकर अपने मन में कहती है, ऐसा लग रहा है मैं रिप्लेटन को पिछले दिन ही सप्लाईज भेजी हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है लेकिन अब एडन इस टूर्नामेंट का सबसे बड़े स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। शीरा एडन को देखकर कहती है, क्या आप सच में ऐसा कर रहे हैं। एडन शीरा को देखता है और कहता है, क्या आपने कभी मुझे झूठ बोलते हुए देखा है। शीरा अपने नजरों को चुराते हुए कहती है, नहीं, लेकिन वे अपने मन में कहती है, ये तो थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचना नहीं है क्योंकि ये एडन का मनी है और मैं नहीं चाहती इनके बिजनेस में टांग अड़ाना। आगे वे सोचती है, इन्हें इतना अचानक देखकर मैं तो चौंक ही गई थी, लेकिन इन्हें देखकर मुझे अच्छा भी लगा। एडन कहता है, आपको दोबारा देखकर मुझे अच्छा लगा। शीरा भी उसे देखकर कहती है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं नाइट का सीन, जहाँ एडन और शीरा वॉक कर रहे होते हैं। शीरा एडन से कहती है, क्या आपका तबीयत आजकल ठीक है ना। मुझे ऐसा रिपोर्ट मिला है हमारा लास्ट सप्लाईज कुछ दिन पहले ही आपके यहाँ आकर पहुँचा है। एडन कहता है, थैंक यू मेरे हेल्थ के बारे में केयर करने के लिए, और आपका सप्लाईज के लिए भी। ऐसा लग रहा है इस विंटर हम बिना कोई चिंता के ही आपके सप्लाईज के मदद से काट सकते हैं। शीरा एडन की ओर देखती है और कहती है, एडन। इसी बीच एडन उसे देखकर कहता है, हिरण्या में जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि मैं भी आपके कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। शीरा ये सुनकर उसकी ओर हैरानी से देखने लगती है। शीरा आगे नजरें को छुपाते हुए कहती है, ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था और हम दोनों ने ही इस अग्रीमेंट को साइन किए थे, इसीलिए आप मुझे थैंक यू ना कहें। एडन फिर भी उसे मनाते हुए कहता है, ये आप ही का प्रस्ताव था जिसके कारण हमारे यहाँ के हजारों जिंदगियां बच गई है। एडन जो कि उसी को देख रहा था, शीरा उसके आंखों को देखकर कहती है, एडन के आंखों में एक गहराई सा है और ऐसा लग रहा है ये आंखों मुझसे कुछ कहना चाहती है। आगे शीरा मुस्कुराते हुए कहती है,
क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है? शीरा एडन को देखकर कहती है, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एडन जो कि ये सुनकर कहता है, मैं जन्मा था एक नोबल फैमिली में, लेकिन मेरे फैमिली वे भी मुझे बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सिखाए हैं। आगे वो कहता है, अगर हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को मेजर करें तो ये दोनों तरफ एक बैलेंस बनाता है जो कि फेयर भी है। शीरा उसे देखकर कहती है, तो फिर मुझे आप अंडर एस्टिमेट ना करें, ना ही आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें। आगे वो कहती है, बिजनेस या कॉन्ट्रैक्ट में गुडविल नाम का कोई चीज नहीं रहता है। मुझे उम्मीद है आप इसे समझ रहे हैं। एडन ये सुनकर उसे हैरानी से ताकते रहता है। शीरा कहती है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप कर्ज में हैं तो ये एक अननेसेसरी बैड थिंग होगा। आगे वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपका ग्रैटिट्यूड लेना है। आगे वो कहती है, मैं क्यों एडन से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ? क्या ये ऐसा तो नहीं हो रहा है फिर से मेरे दिल के साथ कुछ खिलवाड़ होने वाला है? इतने में एडन शीरा का हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। एडन शीरा को देखते हुए कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपके कर्जदार हूँ या फिर नहीं, आप जैसा चाहें वैसा आप समझ सकते हैं। आगे वो कहता है, मैं तो केवल उसी पर विश्वास करता हूँ जिसे मैं अपने आँखों से देखता हूँ। इतना कहकर एडन खड़ा होता है और कहता है, यहाँ का मौसम और भी ज्यादा ठंड होने लग रहा है, मैं तो अंदर चला। शीरा जो कि बाहर उसके साथ अभी जो हुआ है उसके बारे में सोच रही होती है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं एरिना ग्राउंड, जहाँ काउंट कहते हैं, आज का प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गया, जितने भी कैंडिडेट हैं वे सब अब छोटा सा एक ब्रेक ले लें। काउंट शीरा को देखकर कहता है, समय काफी बीत गया है, हमें भी कुछ खा लेना चाहिए। शीरा भी कहती है, हाँ सच में बहुत देर हो गया है, तो मुझे भी लग रहा है मुझे भी अब चलना चाहिए। इसी बीच उसके पीछे रीचल आती है और कहती है, लेडी ब्रिल्टोक्सन, क्या आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं? हमने रेस्टोरेंट में कुछ टेबल रिजर्व करके रखे हुए हैं। इतने में वहाँ एडन आता है और वे कहता है, मुझे माफ करे यंग लेडी, शीरा मेरे साथ जाएगी। रिचल उसे देखकर शॉक हो जाती है और वे कहती है, ठीक है ठीक है। आगे वो घबराते हुए कहती है, मुझे माफ करें आपके प्लान में इंटरप्ट करने के लिए, और वो वहाँ से चली जाती है। एडन शीरा को देखकर कहता है, कबाब में हड्डी बनने वाली तो चली गई, अब हमें भी चलना चाहिए। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं शीरा को किसी को देखकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ को आगे बढ़ाती है और कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम शीरा है और मैं ब्रिल्टोक्सन फैमिली से हूँ। और वो जिससे बात कर रही थी वे भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला एक कैंडिडेट होता है। वो व्यक्ति शीरा को ना ध्यान देते हुए कहीं और देख रहा होता है और वो जिसे इतने गौर से देख रहा था वो एडन था, क्योंकि एडन उसे बहुत ही गंदी तरीके से घूर रहा होता है। शीरा जो ये सब नोटिस करती है और वे अपने आप से कहती है, ये आदमी मेरे पीछे पीछे फॉलो करते हुए यहाँ तक तो आ गया है, लेकिन ये इस तरह क्यों देख रहा है? इतने में एडन शीरा के एकदम करीब आ जाता है और वे कहता है, क्या ये मेरा ऑफर रिजेक्ट कर रहा है? शीरा कहती है, हाँ हो सकता है। एडन ये सुनकर तुरंत उसकी ओर जाने लगता है। शीरा इसे देखकर घबरा जाती है और वे कहती है, ये कहाँ जा रहे हैं? एडन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है, मेरा नाम एडन है। वो व्यक्ति भी एडन के साथ हैंडशेक करता है और कहता है, मेरा नाम जिन है। एडन आगे उससे बात करते हुए कहता है, तुम्हारा स्किल तो एकदम आउटस्टैंडिंग है और तुम इतने आसानी से सेमीफाइनल तक आ गए हो, ये करना तो कुछ लोगों के लिए नामुमकिन था। जिन कहता है, ये तो आपका बड़कपन है। शीरा ये सब देखती है और कहती है, यहाँ क्या चल रहा है? ये तो
मेरे साथ हैंडशेक भी नहीं किया था और मुझे इस तरह इग्नोर कर रहा था मानो मेरा कोई अस्तित्व नहीं था। एडन जिन से कहता है, तुम अपने आप को जितना आसान दिखाना चाहते हो तुम हो नहीं। शीरा ये सुनती है और वे अचानक एडन के साथ हुए बातचीत के बारे में सोचने लगती है और कहती है, रुको, ये मत कहना एडन उसे चुराना चाह रहा है जिसे मैं अपने ट्रूप्स में शामिल करना चाहती हूँ। शीरा ये सोचकर घबरा जाती है और वे उस बातचीत को काटने के लिए इधर उधर की बातें करने लगती है और कहती है, क्यों ना हम पहले बैठकर आराम से बात करें, क्योंकि एडन को यहाँ से जाना होगा। और वो एडन को देखकर कहती है, आपने तो मुझसे कहा था आपको खाने के लिए जाना होगा। शीरा इतना कहते ही एडन को बाहर जाने के लिए फोर्स करती है और वे कहती है, शुक्रिया आपको जो आप मेरे साथ यहाँ तक आए। एडन को कुछ समझ में नहीं आता है उसके साथ अभी क्या हो रहा है। वे उसे हैरानी से देखने लगता है। शीरा एडन को बहुत ही मुश्किल से बाहर जाने के लिए फोर्स कर पा रही थी और वे ये सब करते हुए गुस्सा होकर अपने आप से कहती है, ये आदमी तो कुछ देर पहले मुझसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और कह रहा था मेरा एहसान है उस पर, लेकिन अब इसे क्या हो गया? कहीं ये मेरा शिकार छीनने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? शीरा उसे घूर कर देखती है और कहती है, ये तो धोखा है। एडन अचानक रुकता है और कहता है, आपको क्या हो गया है? इसी बीच जिन कहता है, लेडी शीरा। शीरा जिन के आवाज सुनती है और कहती है, हाँ कहो, जो भी कहना है बेझिझक होकर कहना। जिन कहता है, क्या ये आदमी एडन हमारे साथ खाना नहीं खा सकता? शीरा ये सुनकर हैरान हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो उसे क्या जवाब दे। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं कुछ लोगों को कॉरिडोर में घूमते हुए और वे किसी चीज को एकदम हैरानी से देख रहे होते हैं। लेडी रीचल जो कि लेडी बेरन को पीछे से आवाज लगाते हुए उसकी ओर जा रही थी। रीचल को आसपास के लोगों को इस तरह घूर कर देखना अच्छा नहीं लगता है और वे गुस्से से कहती है, ये लड़की इतने बदतमीज क्यों है? साधारण विस्काउंट फैमिली के होते हुए भी इसकी इतनी हिम्मत जो ये मेरे साथ इतना एरोगेंट बिहेव कर रही है। अगर ये लेडी वेलिटा के चहेती नहीं होती तो मैं इसे कभी नहीं टॉलरेंट करती। आगे वो चिल्लाते हुए कहती है, लेडी बैरन, क्या आप मुझे नहीं सुन पा रही हैं? क्या आप मेरे लिए नहीं रुक सकती क्षण भर के लिए? लेडी बैरन एकदम से पलटती है और ठंडे स्वर में कहती है, क्या आप अपना मुंह बंद कर सकते हैं? रीचल कहती है, एक्सक्यूज मी। तभी लेडी बैरन कहती है, तुम मुझे फॉलो करना बंद करोगी? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो? आगे वो उसे एकदम घूरती है और कहती है, आप जो भी करना चाहते हैं वो मेरा कोई काम का नहीं है, तो प्लीज आप मुझे फॉलो करना बंद कर दें और मेरे काम में टांग अड़ाना भी छोड़ दें। रीचल अपने इस तरह बेइज्जती होते हुए देखकर एकदम से गुस्सा हो जाती है और कहती है, इसका प्रॉब्लम क्या है? ये क्यों इतने घमंडी है? आखिर ये अपने आप को समझती क्या है? रीचल वहीं खड़ी होकर उसे जाते हुए देखती है और वे अपने आप से कहती है, बस तुम और कुछ देर के लिए वेट करो, जब मैं अपनी काम में सक्सेस हो जाऊंगी तब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात को दिखाऊंगी। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट जहाँ एडन जिन से पूछता है, क्या आपके पूर्वज सेना में थे? जिन कहता है, नहीं सर। इतने में एडन कहता है, तो फिर स्वॉर्ड चलाना तुम कैसे सीखे हो? जिन कहता है, मैं इसे मशहूर तलवारबाज हिप मैनुअल से सीखा है। आगे वो कहता है, आपकी ट्रेनिंग मेथड क्या क्या है? क्या आपको कोई गाइड करता है? जिन रिप्लाई में कहता है, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। शीरा जो कि उन दोनों को बातचीत सुन रही होती है और वे
बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, मानो ऐसा जैसा उसका कोई वजूद ही नहीं है। वे दोनों आपस में ही बात कर कर इतना मगन हो जाते हैं कि वो शीरा को ही इग्नोर कर देते हैं। एडन आगे उसे कहता है, ये तो बहुत इम्प्रेसिव है। शीरा इतने में अपने आप से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। मैं एक बेकार भूसे की ढेर की तरह पड़ी हुई हूँ। शीरा जिनको एकदम गौर से देखती है और कहती है, क्या ये सचमुच पहले वाला एक्सप्रेशनलेस आदमी है? इतने में शीरा के मन में एक स्ट्राइक आउट होता है और वे कहती है, क्या ऐसा हो सकता है? ये व्यक्ति केवल क्या ये आदमी को पसंद करता है? पहले एडन अलग ही दिख रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है उसे जिनमें इंटरेस्ट आ गया हो। क्या ये सच में इसे मुझसे चुरा लेना चाहता है? अगर ऐसा हो गया तो मेरा इतना मेहनत बेकार हो जाएगा। तो क्या तुम्हारा सपना है एक नाइट बनने का? जिन कहता है, हाँ आप ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे नाइट बनना पसंद नहीं है। एडन कहता है, क्यों ऐसा तुम सोच रहे हो? तुम्हारे पास जितने भी स्किल्स है तुम उसे यूज कर कर आसानी से रॉयल गार्ड की नौकरी तो मिल ही जाएगा। जिन कहता है, क्योंकि उसमें जल्दी वेतन नहीं मिलता है। एडन शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम पैसे के बारे में बात कर रहे हो? जिन कहता है, हाँ आपने सही सुना है, जब आप नाइट बन जाते हैं तब आपको कुछ मेंटेनेंस फी वगैरह मिलता है, लेकिन उतना मेंटेनेंस अलाउंस बस नहीं होता है एक नाइट्स के लिए। एडन इतना सुनकर अचानक से शीरा की ओर देखता है। शीरा अपने मन में कहती है, क्या हो गया? ये अचानक मुझे देखकर हंसने क्यों लगा? क्या ये कहना चाह रहे हैं कि वे मेरे लिए एक स्टेज बनाकर छोड़ दिए हैं? शीरा मुस्कुराते हुए जिन से कहती है, क्या मैं इसका कारण पूछ सकती हूँ? जिन कहता है, मुझे माफ कर दें, लेकिन ये एक सीक्रेट है जो कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। लेडी शीरा, ना ही आपके साथ ड्यूक रिप्लेटन। शीरा आगे से उसे कहती है, ये सब तो ठीक है, सबके पास कोई ना कोई सीक्रेट तो होता ही है, तो हम कितने पैसे के बारे में बात कर रहे हैं? जिन कहता है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। एडन शीरा से कहता है, जब मैं इसे पहली बार मिला था तब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण मुझे ये व्यक्ति बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसे अगर आप अपने पास रखें तो ये फ्यूचर में जरूर आपके लिए उपयोगी रहेगा। शीरा ये सुनकर चौंक जाती और वे अपने आप से कहती है, क्या इन्हें मालूम था मैं जिनको अपने नाइट्स में शामिल करना चाहती हूँ? शीरा एडन से कहती है, क्या आप इसे अपने साथ मिलाना नहीं चाहते हैं? एडन कहता है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। जिसे आप अपने नाइट्स में शामिल करना चाहते हैं, मैं उसे आपसे कैसे चुरा सकता हूँ? एडन आगे उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अगर एक किसी दूसरी तरह का फाइट रहता तो मैं कुछ सोच सकता था। शीरा उसे तिरछी नजर से देखती है और कहती है, इसका क्या मतलब है? शीरा इतना कहकर अपने मन में अपने आप से कहती है, तो ठीक है। जब एडन अपने आप से ही पीछे हट गए हैं और जिन ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं अपने नाइट्स में शामिल करना चाहता हूँ और जिन केवल पैसा का ही फिक्र कर रहा है, तो सब चीज आसान हो गया है मेरे लिए। इतने में जिन कहता है, एक और चीज है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यूर ग्रेस। रिप्लेटन को इसलिए भी जाना जाता है कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एम्पायर है और आप इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स को रूल कर रहे हैं, तो आपको इस महाद्वीप का महान सेनापति कहने में कोई बुराई नहीं है। एडन उसके बातों को गौर से सुनता है और कहता है, और आप मेरे लिए एक रोल मॉडल हैं। मैं आपके जैसा एक स्ट्रॉन्ग सेनापति बनना चाहता हूँ। एडन ये सुनकर एकदम से चौंक जाता है। आगे वो कहता है, मेरा ये इच्छा है, मैं रिप्लेटन के नाइट्स में शामिल होना चाहता हूँ, यूर ग्रेस। इतना कहते ही जिन
जिन एकदम से एडन के पास जाता है और वे अपने घुटनों पर बैठकर एक रोज का फूल निकालकर एडन के सामने प्रस्तुत करता है और कहता है, प्लीज आप मेरा प्रस्ताव को मान ले। एडन जिन के इस हरकत को देखकर सदमे में चला जाता है। शीरा जो कि ये सब लंबे समय से देख रही थी, वे भी गुस्सा होकर खड़ी हो जाती है और वे कहती है, बस अब बहुत हो गया, आप दोनों अपना कीमती समय एंजॉय कीजिए, प्लीज एक्सक्यूज मी। इतना कहकर वे वहाँ से चली जाती है। एडन शीरा को जाते हुए देखकर चिल्लाकर कहता है, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, प्लीज रुक जाएं। जिन भी ये सब देखकर एकदम से कंफ्यूज हो जाता है। एडन चिल्लाते रह जाता है, लेडी शीरा प्लीज रुक जाएं। एडन कहता है, ये बहुत ही बुरा हुआ है मेरे साथ। हम देखते हैं एडन और शीरा को जो कि एरिना के बाहर वॉक कर रहे होते हैं। एडन शीरा से कहता है, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? इस बार ये मेरी गलती थी, इसीलिए मुझे तुम माफ कर दो। हाँ, ये थोड़ा अनसेटल्ड तो था, लेकिन एडन मुझे दुख पहुंचाना नहीं चाहते थे और इसका परिणाम भी कोई नेगेटिव नहीं निकला है। एडन शीरा को देख रहा होता है। तभी शीरा कहती है, ठीक है एडन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए आप मुझसे माफी ना मांगे। मैं तो कुछ ज्यादा सोच ली। जिनको आपके प्रति इतना फैसिनेटिंग होकर बात करते हुए देखकर एडन फिर भी चिंता में था और वे कहता है, अगर मैं आपको फॉलो करते हुए उस रेस्टोरेंट तक नहीं जाता तो आपके लिए और भी आसान हो जाता इस काम को निपटाने में, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं वहां आकर आपके काम को और भी मुश्किल में डाल दिया था। शीरा उसे इस तरह माफी मांगते हुए देखकर हैरान हो जाती है और वे अपने आप से कहती है, आखिर में जितना भी ट्विस्ट एंड टर्न था वे सब को पार कर कर जिन मेरा हो गया है। कहानी थोड़ी देर पीछे जाती है जहां एडन शीरा को जाने से रोकता है और वे कहता है, अब लगता है हमें इस कॉन्वर्सेशन को खत्म ही करना होगा। आगे एडन सीधा जिन के पास जाता है और वे कहता है, मैं तुम्हारे इंटेंशन को समझ सकता हूँ, लेकिन रिप्लेटन अभी इस हालत में नहीं है कि वे तुम्हें अपॉइंटमेंट फीस वगैरह पे कर सके। जिन ये सुनकर हैरान हो जाता है और वे कहता है, अगर ऐसी बात है तो इसी बीच एडन कहता है, लेकिन ब्रिलटोक्सन फैमिली इतना केपेबल है कि वे तुम्हें मेंटेनेंस फीस वगैरह आराम से पे कर सकते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम उनके साइड हो जाओ। शीरा एडन के मुंह से ये सब सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है। शीरा जिन को देखकर कहती है, अगर तुम इस ऑफर को मानते हो तो मैं तुम्हें एक रिकमेंडेशन लेटर देती हूँ। जब तुम रॉयल गार्ड के लिए अप्लाई करोगे तब इसे तुम दिखा देना, और इसके अलावा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए भी मैं असिस्ट कर सकती हूँ। जिन शीरा के ये ऑफर सुनकर वे मान जाता है और कहता है, ठीक है मैं आपके साइड होने के लिए तैयार हूँ। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम पर, जहाँ शीरा कहती है, अगर हम सोचे तो शायद मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकती थी बिना आपके मदद के। जब मैं जिन से मिली थी तब मुझे ये रियलाइज हो गया था वो एक सिंगल माइंडेड वॉरियर है। चाहे मैं उसे जितना भी मनाने की कोशिश करती, लेकिन वे मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। ये थोड़ा मुश्किल तो है कहना, लेकिन बिना आपके मदद के मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल नतीजे तक नहीं लेकर आ सकती थी। थैंक यू मेरे साथ आने के लिए। इतना कहकर शीरा आगे आगे जाने लगती है और एडन उसके पीछे पीछे जा रहा था। तभी शीरा रुकती है और कहती है, एडन। एडन कहता है, हाँ बताओ। शीरा अचानक एडन के आंखों को देखती है और वे कहती है, ये किस तरह की एहसास है? ये तो बिल्कुल उसी दिन की तरह है जब मैं। शीरा अपने चेहरे को मोड़ लेती है और कहती है, मुझे एक बात
सच में समझ नहीं आ रही है। एडन कहता है, क्या मतलब है आपका? ये जो जिन था, ये आदमी इतना कठोर होकर भी अपने साथ फूल कैरी कर रहा था। ये सोचना थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? आपका इसका बारे में क्या ख्याल है? एडन ये सुनकर शीरा को हैरानी से देखने लगता है और कहता है, अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आप इस टूर्नामेंट को पहले कभी नहीं अटेंड किए हैं, इसीलिए शायद आपको इसके बारे में पता नहीं है। शीरा कहती है, हाँ, ये इस टूर्नामेंट को मैं पहली बार इन पर्सन देख रही हूँ, लेकिन इससे क्या लेना देना है इस टूर्नामेंट को? एडन मुस्कुराते हुए कहता है, ये एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। अगर मैं इसे दूसरे अर्थ में कहूँ तो ये इस टूर्नामेंट का कल्चर है। शीरा हैरानी से उसे पूछती है, क्या इस टूर्नामेंट का हिस्सा है? एडन कहता है, हाँ, ये फ्लावर एक सिग्निफिकेंट सिंबोलिज्म रखते हैं इस टूर्नामेंट के साथ, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम्हें इसके बारे में कोई नहीं बताया है। और ये फ्लावर शेरोमनी अवार्ड के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये प्लेयर्स के बीच में एक कल्चर की तरह डेवलप हो गया है। और ये नाइट्स केवल उन्हीं को ये फ्लावर देते हैं जिनके साथ वे काम करना चाहते हैं, या फिर उन्हें जो इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किए हैं। शीरा कहती है, अच्छा, तो यही कारण था क्यों लेडी बेरॉन ने इतने सारे फ्लावर अपने साथ लेकर आई थी। एडन कहता है, शायद वो इतने सारे फ्लावर लॉजिंग एरिया से ली थी। शीरा कहती है, अच्छा, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वे दूसरा रिचुअल के बारे में आप कह रहे थे, वो क्या है? एडन ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, उसे रहने देते हैं, कभी और आपको बता दूंगा। शीरा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन एडन उसे कहता है, ये इतना भी जरूरी नहीं है जिसे आपको जानना चाहिए। इतना कहते ही एडन एकदम से शीरा के सामने आ जाता है और कहता है, तो अब मुझे विश्वास है आपको जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था उस रेस्टोरेंट में, वे सब अब क्लियर हो चुका है। शीरा कहती है, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है अब तक तो सेमीफाइनल भी खत्म हो चुका होगा। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं जिनको, जो कि अपने ओपोनेंट को हरा देता है। वहाँ खड़े जितने भी लोग रहते हैं वे कहते हैं, यह व्यक्ति जो कि आम व्यक्ति था, वे अपने स्किल से इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल जीत चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक बेस्ट फाइटर होगा। शीरा भी ये सब देखती है और कहती है, ये सबसे बढ़िया फैसला था, मैंने जिन को पहले ही अप्रोच कर इसे मेरे नाइट्स में शामिल कर लिया। जिन उस एरिना ग्राउंड से बाहर जाने लगता है, तभी वहाँ खड़े आम व्यक्ति लोग जो कि इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आते हैं, वे कहते हैं, तुमने अच्छे से फाइट किया है, कंग्रेचुलेशन, आपने सेमीफाइनल जीत गए हैं। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं शीरा और एडन को, जहाँ एडन के असिस्टेंट आकर कहता है, यूर एक्सेलेंसी, क्या आपके पास कुछ वक्त होगा? एडन उसे यहाँ इतने अचानक देखकर उठकर एकदम से उसके पास जाता है और कहता है, क्या हो गया? उसके असिस्टेंट थोड़े घबराए हुए होता है और वे कहता है, परेशान कर रहे हैं, आज इवनिंग ही वे आपसे मिलना चाहते हैं। एडन भी उसे गुस्से से देखता है और कहता है, ठीक है, अभी के लिए तुम टेबल रिजर्व करके रख लो। शीरा उन दोनों को इस तरह गंभीर होकर बात करते हुए देखती है और कहती है, सच में ये एक माहिर ड्यूक है। इतने में एडन उसके पास आता है। शीरा उसे देखकर कहती है, क्या आप बिजी हैं? एडन उसे रिप्लाई देते हुए कहता है, हाँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और मैं भी कुछ नाइट्स को हायर करना चाहता हूँ। इसी बीच वहाँ पर काउंट जिनोवा आते हैं और वे कहते हैं, अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो प्लीज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शीरा उन दोनों को देखकर अपने मन में कहती है, एडन यहाँ सिर्फ एक टूर्नामेंट को देखने के लिए तो नहीं आया होगा। इतने में एडन शीरा से कहता है, क्या आप यहाँ से जाने वाली हैं?
शीरा कहती है अभी के लिए तो मेरा गोल अचीव हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ जाकर थोड़ा रेस्ट ले लो। एडन और शीरा के बातचीत को लेडी रीचल दूर से सुन रही होती है और उसे घूर कर भी देख रही थी। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं शीरा को, जो कि रिफ्रेश होकर आती है और कहती है रिफ्रेश होने के बाद आत्मा एकदम से तृप्त हो गया है, और वो टेबल पर पड़े एक पेपर को उठाती है और वे अपने आप से कहती है आज का तो शेड्यूल खत्म हो चुका है, अब मुझे शायद देखना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में और किन किन लोग का नाम है। और वो उस पेपर को उठाकर देखने लगती है और कहती है एक बार जिनका सेरेमनी कंप्लीट हो जाएगा तो वो फिर फ्री हो जाएगा मेरे नाइट्स में शामिल होने के लिए, और जब वो ब्रिलटोक्सन नाइट्स में शामिल हो जाएगा तो फिर हमारा ट्रूप्स का पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं पता कर सकती हूँ कैसे मैं अपने नसीब को बदल सकती हूँ, मेरे अपने डरावने और ट्विस्टेड फ्यूचर को, जिसमें मेरे पेरेंट्स मारे जाते हैं एक एक्सीडेंट के दौरान। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। यहाँ तक कि हजारों सैनिक और गुप्तचर भी इस जगह के अच्छे से छानबीन किए थे लगभग 4 दिनों तक, लेकिन उन्हें एक्सीडेंट की जगह पर कुछ भी सबूत नहीं मिला। इतने में मेरे पास एक औरत आती है जो कि वेलिटा होती है, और वो बस एक ही दिन में वो सब चीज पता कर ली, मानो जैसे उसे सब चीज पहले से ही पता था यहाँ क्या होने वाला है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ शीरा उस पेपर को गुस्से से निचोड़ देती है और कहती है इस सब के पीछे कहीं ना कहीं जरूर वेलिटा है, लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पेरेंट्स को जरूर बचाऊंगी। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।